हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोबिन गुप्ता आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 9.4। अब देखिए जो आपको प्रश्नावली पढ़नी है 9.4 से लेके 9.6 तक, वो होंगी देखिए अवकल समीकरणों को हल करना। यानी कि आपके सिलेबस में जो है देखिए प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले अवकल समीकरण, लेकिन उन अवकल समीकरण को हल करके इसका व्यापक हल ज्ञात करना, यह आपको सीखना है। इसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले अवकल समीकरण, तो देखिए उसमें जो सबसे पहले प्रकार के अवकल समीकरण हैं वो है चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण, यानी सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। चर पृथक्करणीय, अगर हम चरों को पृथक कर दें। अब आपके सिलेबस में देखिए जो प्रथम कोटि और प्रथम घात वाली अवकल समीकरण है उसमें एक्स और वाई दो ही चर होते हैं, तो उन्हें पृथक करके फिर उस अवकल समीकरण को हल करना, यही होता है चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण। देखिए चलिए मैं आपको पहले बेसिक इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया, dy अपॉन dx इक्वल टू fx इंटू जी वाई, ये अपॉन में भी हो सकते हैं fx अपॉन जी वाई। ये देखिए प्रथम कोटि की है अवकल समीकरण, क्योंकि इसमें एक ही बार अवकलन हुआ है, और प्रथम घात की है क्योंकि इसकी पावर देखिए कितनी है 1। dy अपॉन dx इक्वल टू fx इंटू जी वाई। अब देखिए मैंने जो ऊपर लिखा कि चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण, हमें इसमें चरों को पृथक करना है। यानी कि जैसे यहां पे dy लिखा है तो dy के साथ मैं लिखूंगा केवल y वाले फलन, यानी कि जी वाई। अब ये क्योंकि बटे में आएंगे तो dy अपॉन जी वाई इक्वल टू dx में इधर ले गया, और dx के साथ हमें रखने केवल x वाले फलन fx इंटू dx। यही होता है देखिए चर पृथक्करण। मैंने चरों को पृथक कर दिया, y वाला चर मैंने अलग कर दिया dy के साथ, और x वाला चर उसका जो फलन था वो मैंने अलग कर लिया dx के साथ। अब अगर हम लिखें दोनों पक्षों का समाकलन, यहां देखिए मैं लाइन नहीं लिख रहा, आपको एक बेसिक मेथड बता रहा हूं। अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन करें अपने अपने चरों के सापेक्ष, दोनों पक्षों का समाकलन अपने अपने चरों के सापेक्ष करने पर, तो देखिए मैंने इसका समाकलन भी करना है और इसका समाकलन भी करना है। इसका समाकलन क्योंकि यहां देखिए चर कौन सा है y, तो y के सापेक्ष करेंगे, और इसका समाकलन चर यहां पे कौन सा है x, तो x के सापेक्ष करेंगे। अब ये कोई ना कोई फलन तो आएगा ही। चलिए मैंने ये समाकलन करके जो भी फलन आता है वो ये मान लिया, और यहां देखिए जो भी फलन आएगा x के पदों में ही आएगा, वो मैंने ये मान लिया। अब देखिए समाकलन करने के बाद जो आप लोग पढ़ चुके हैं समाकलन वाले चैप्टर में, हमें एक नियतांक भी लिखना पड़ता है। तो देखिए मैं अगर आपसे कहता हूं एक नियतांक, तो इधर आएगा कि जी वाई प्लस C1, और यहां भी मैंने एक नियतांक लिखा fx प्लस C2। अब एक आंसर में दो नियतांक तो नहीं हो सकते, एक आंसर में यानी समाकलन का जो आंसर होता है उसमें दो नियतांक तो नहीं हो सकते। तो C1 को हम इधर ले गए, और C2 माइनस C1 को क्या लिख सकते हैं C, या C2 को इधर ले आए, C1 माइनस C2 को क्या लिख सकते हैं C, यानी कि जी वाई इज इक्वल टू fx प्लस C। आप लोग ये एक बार में ही करके दिखा दें, दो अलग अलग लिख के दिखाएं, कोई जरूरी नहीं होता। जब आप समाकलन करें तो किसी एक तरफ आप नियतांक लिख के दिखा दें, या तो y के साथ लिख के दिखा दें या x के साथ लिख के दिखा दें। यही होगा देखिए, ये इस अवकल समीकरण का हल होगा। अब देखिए क्योंकि देखिए प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है तो उसमें एक ही स्वैच्छिक नियतांक या स्वेच्छ अचर है, क्योंकि मैंने आपको देखिए ये बात बताई थी, जितनी कोटि की अवकल समीकरण होती है उसके हल में उतने ही स्वेच्छ नियतांक यानी कि स्वेच्छ अचर होते हैं। ये प्रथम कोटि की है, इसमें एक ही देखिए अचर है। अगर यही चीज द्वितीय कोटि की होती तो यहां दो नियतांक आ जाते, लेकिन वो देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपके यहां प्रथम कोटि की ही अवकल समीकरण है, उन्हें सॉल्व करना। तो अब जो आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो अवकल समीकरण आपको लिखी हुई मिलेगी,
उनका समाकलन करके आपको उसका हल निकालना है, और यह कहलाएगा इसका व्यापक हल। व्यापक हल क्यों है? देखिए, क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचर का कोई मान नहीं दे रखा, हमने स्वेच्छ अचर को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर हम इस स्वेच्छ अचर को कोई मान दे दें, कोई संख्यात्मक मान, वो भी होंगे आपके क्वेश्चंस, तो ये कहलाएगा विशिष्ट हल। ये तो व्यापक हल है, अगर हम सी को कोई मान दे दें, कोई भी मान निकल के आ जाए, वो हो जाएगा इसका विशिष्ट हल। तो ये है देखिए चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको चरों को पृथक करना है। y वाला फलन dy के साथ हम लिख देंगे, और x वाले जितने फलन है वो हम dx के साथ लिख देंगे। तो चलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चंस की। अब देखिए 9.4 प्रश्नावली में मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमें इस अवकल समीकरण को हल करके इसका व्यापक हल निकालना है। अब देखिए इसमें y का तो कोई फलन है ही नहीं, जो भी फलन आपको दे रखे हैं x के फलन हैं, तो हमें y वाला फलन वो तो अलग करना है dy के साथ, वो तो ऐसे ही रहेगा फिर, और जो dx होता है उसके साथ हमें लिखना है x वाला फलन। ये देखिए x का फलन dx के साथ, और जो y वाला फलन है वो dy के साथ, क्योंकि y का फलन ही नहीं है ऐसे ही हम लिखेंगे। यही होता है देखिए चर पृथक्करण। x वाले फलन को हमने अलग कर दिया और y वाले फलन को हमने अलग कर दिया। अब देखिए इसके बाद हमें समाकलन ही करना है। ये लाइन देखिए मैं एक बार लिखता हूं, आपको हर क्वेश्चन में वो यही लाइन लिखनी है अवकल समीकरण में। दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर, देखिए इसका समाकलन हम y के सापेक्ष करेंगे, अब यहां क्योंकि था ही नहीं वो ये 1 माना जाएगा, और इसका समाकलन हम करेंगे x के सापेक्ष। वन का समाकलन y के सापेक्ष y हो गया। अब आता है इसका समाकलन। यह आपका रिवीजन ही है, देखिए जितना समाकलन आप पढ़ चुके हैं, कोई ना कोई फलन आपने शायद ऐसा पढ़ा भी होगा। मैंने इसका एक मेथड बताया था आपको, या तो आप इसका परिमेयकरण कर दें, यानी 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा अंश में भी और हर में भी, फिर उन्हें सेपरेट कर लें। एक मेथड तो ये है, उससे भी आंसर आएगा। और दूसरा मेथड ये है, हम इसमें cos 2a वाला ऐसा फॉर्मूला लगाएं ताकि 1 से 1 कट जाए। तो मैंने आपको इसकी पहचान भी एक बताई थी, कभी भी 1 माइनस कॉस लिख के आता है, 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर आएगा हमेशा, और कभी भी अगर लिख के आएगा 1 प्लस कॉस तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर। जितना कोण यहां पे है उसका हमें आधा करना ही पड़ेगा। ये देखिए 2 से 2 इसमें कैंसिल। आप लोग चाहें तो परिमेयकरण वाला मेथड भी कर सकते हैं, अगर आपको ये सूत्र ध्यान नहीं है उससे भी आंसर आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। हम टेन स्क्वायर का समाकलन कभी सीधे कर ही नहीं सकते। टेन स्क्वायर का समाकलन के लिए हमें टेन स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है। किस तरीके से? टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब इसका समाकलन सेक स्क्वायर का टेन एक्स, लेकिन देखिए यहां पर ध्यान से देखें x का गुणांक कितना है 1/2, वो भी बटे में आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये तो देखिए पूरा एक कोण है, हमने इसे x मान लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x, लेकिन ये जो x का गुणांक है मैंने आपको पहले भी बताई थी वो हमेशा बटे में आता है। माइनस 1 का समाकलन x, 2 आ गया ऊपर, यानी y इज इक्वल टू 2 10 x बाई 2 माइनस के x प्लस के c। ये देखिए उत्तर हुआ।
यानी इस अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है वो ये होता है y इज इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, बहुत सिंपल है। y वाला पद, y वाला ही फलन दे रखा है, वो dy के साथ लिख देंगे आप, x वाला अलग हो जाएगा dx के साथ, वो कोई फलन है ही नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन वो भी चलिए मैं आपको होमवर्क में देता हूं। पहले आप y को माइनस में ले लेंगे यानी 1 माइनस वाई। अब आप लोग देख लें वो सेकंड क्वेश्चन की तरह ही हो गया। फोर्थ देखिए मैं कराता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में ये, कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन आएगा अवकल समीकरण का, आपको ये काम करना है, dy अपॉन dx का मान निकालना है। मैं भी देखिए यही काम करूंगा, dy अपॉन dx का मान, उसके लिए मैंने पक्षांतर करके लिखा इस पूरे फलन को दाईं तरफ। ये देखिए मैं निकाल रहा हूं dy अपॉन dx का मान, यानी कि dy अपॉन dx, dx को हम बटे में ले आए, इक्वल टू क्या आएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स। आपको यह क्वेश्चन यहां से भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन उन्होंने देखिए ऊपर एक समीकरण के रूप में दे दिया। पहले मैंने देखिए इसमें dy अपॉन dx का मान ही निकाला। आप लोग कोशिश ये करें सबसे पहले dy अपॉन dx का मान। अब देखिए हम इसमें ये काम करते हैं कि y वाले फलन वो सारे dy के साथ हो जाएं। बिल्कुल हो सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई ऊपर आएगा गुणा में, टेन वाई आएगा बटे में, यानी कि सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई डी वाई इक्वल टू dx के साथ ये वाले फलन हो गए, यानी माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स dx। बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां पे चरों को हमने पृथक किया है, y वाले फलन जितने भी थे वो dy के साथ लिखे, और x वाले फलन जितने भी हैं वो सब हमने dx के साथ लिखे। अब हमें यही लाइन लिखनी है दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर। मैं देखिए यहां लिखता हूं सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स डी एक्स। ये देखिए अब हमें ये सोचना है कि बायां पक्ष ये भी y का फलन है, दायां पक्ष दोनों सेम ही है, हम इनका समाकलन कैसे करें। यहां पर रिवीजन ही है देखिए समाकलन का, हम इसका समाकलन कैसे करें। देखिए tan का फलन होता है सेक स्क्वायर, अगर हम tan वाले फलन को t मान लें तो ये ऊपर वाला फलन कैंसिल। अब देखिए कैसे करें, यहां पे मैंने tan y को माना t, तो tan y का फलन का अवकलन यानी कि सेक स्क्वायर y और t का dt अपॉन dy y के सापेक्ष है, तो d सेक स्क्वायर y dy ये मान dt हो गया। चलिए मैं आपको सीधा लिख के दिखा दूंगा। यहां पे देखिए अब 10x, इसे आप देखिए कुछ और ही माने, मैंने यहां पे इसे t मान लिया है, चलिए मैंने 10x को u मान लिया है, तो 10x का अवकलन ये हो गया सेक स्क्वायर x और u का अवकलन du अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष है। सेक स्क्वायर x dx वो du हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई वो हो गया dt बटे सेक स्क्वायर एक्स dx और 10x को माना u। 1 अपॉन टी का समाकलन देखिए log t होता है, log मॉडुलस t। 1 अपॉन u का समाकलन log मॉडुलस u माइनस प्लस। अब आती है नियतांक की बात। अगर आपको देखिए लगता है कि समाकलन करने के बाद दोनों पक्षों में आपका log आ रहा है, तो आप नियतांक को भी log c ही माने। मैं इसको बताऊंगा क्यों लिखा मैंने ऐसा। इसे अगर सरलतम रूप में उत्तर लाना है और आपको लगता है कि दोनों तरफ log आता है समाकलन करने के बाद, तो आप नियतांक को भी log c ही माने। यहां देखिए ऐसा नहीं था, यहां कहीं log नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने केवल c माना।
अब देखिए इसे किस तरह से लिखें, अगर हम इसे लेके आए प्लस में तो log m प्लस log n, वो हो गया log m इंटू n इक्वल टू log c। log m इंटू log n, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n इक्वल टू log c। log से log देखिए कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल नहीं करके दिखाएंगे, वो केवल तुलना होती है, ये बात आप ध्यान रखें, वो केवल क्या होती है, तुलना। t का मान t की जगह रखा 10y, u का मान u की जगह रखा 10x, तो मॉडुलस 10x इंटू 10y इक्वल टू c। और मॉडुलस का चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो 10x इंटू 10y इक्वल टू प्लस माइनस c। मैं चलिए अगले स्टेप में लिख देता हूं, यानी कि 10x इंटू 10y इक्वल टू प्लस माइनस c। वो चाहे प्लस का हो नियतांक या माइनस का हो, देखिए नियतांक है वो नियतांक ही, वो हम केवल चलिए c लिख के भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए चाहे वो हम प्लस का c लिखें या माइनस का c, नियतांक तो वो नियतांक ही होगा, वो एक ही माना जाएगा। मैंने इसे इस तरीके से लिख के छोड़ दिया 10x इंटू 10y इक्वल टू c। इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूड हैं, इसमें प्लस का भी इंक्लूड है साइन, माइनस का भी इंक्लूड है। ये देखिए इसका सरलतम रूप हुआ, इसलिए हमने log c लिखा था। यहां पर log c इसलिए लिखते हैं, ध्यान रखें उत्तर हमें सरलतम रूप में लाना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में कर सकते हैं, 5 भी होमवर्क में कर सकते हैं। मैं चलिए आपको 7 क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहला काम देखिए वही होता है dy अपॉन dx का मान निकालना, और dy अपॉन dx का मान निकालने के लिए देखिए किसी ना किसी एक फलन को वो आपको पक्षांतर करके दाईं तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए अगर निकालते हैं dy अपॉन dx का मान, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx का मान आता है, क्योंकि dx को हम बटे में लेके आए, x को यहां ले गए बटे में, यानी कि y log y डिवाइडेड बाई x। अब देखिए हमें यह देखना है कि इसमें भी ऐसा हो सकता है कि x वाले फलन dx के साथ हो जाएं और y वाले फलन dx dy के साथ हो जाएं। अगर ऐसा है तो ये चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण ही है। अब देखिए क्योंकि आप प्रश्नावली कर रहे हैं तो ये है तो चर पृथक्करणीय ही, लेकिन एग्जाम में देखिए आपको ये देखना पड़ेगा तब dy अपॉन dx लिखने के बाद। अगर ऐसा पॉसिबल है कि x वाले फलन dx के साथ हो जाएं और y वाले फलन dy के साथ, यहां देखिए पॉसिबल है dy अपॉन y log y इज इक्वल टू dx अपॉन x। y के फलन dy के साथ मैंने लिख दिए और x के फलन वो मैंने लिख के dx के साथ। दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर, वही चीज मैंने आपको देखी बताई थी, दोबारा मैं नहीं लिखूंगा लैंग्वेज, आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर, यानी कि dy अपॉन y log y इक्वल टू dx अपॉन x। अब आता है इसका समाकलन करना, ये तो देखिए बहुत सिंपल है, 1 अपॉन x का समाकलन log x प्लस, अब देखिए नियतांक को मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूं, अगर इधर भी log का ही फलन आया तो मुझे नियतांक को log c लिखना पड़ेगा, मैं इसलिए अभी छोड़ देता हूं। अब हम सोचेंगे इसका समाकलन कैसे करें। अगर मैं log y को t मानता हूं, देखिए मैं इधर लिखता हूं log y इज इक्वल टू t, तो log y का अवकलन 1 अपॉन y और t का dt अपॉन dy, तो dy का मान कितना हो गया y dt, या dy अपॉन y का मान वो कितना हो गया सीधा dt, dy अपॉन y का मान वो हो गया देखिए dt। चलिए मैं लिख देता हूं dt डिवाइडेड बाई log y को मैंने क्या माना था t। अब आता है इसका समाकलन, यानी 1 अपॉन t का log t। इसका मतलब यह हुआ देखिए इसका समाकलन भी अगर log के ही पदों में है तो मुझे यहां नियतांक भी log ही लिखना पड़ेगा, यानी log मॉडुलस t इज इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस log मॉडुलस c। चलिए मैंने log c ही लिखा, यहां मॉडुलस नहीं लिखा क्योंकि वो तो नियतांक है। अब देखिए आता है इसे सरल करने की बात।
अगर मैं इसे माइनस में लेता हूं तो log m माइनस log n, ये हो गया log m अपॉन n इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट, हमारे पास आता है मॉडलस t अपॉन एक्स इक्वल टू सी। t का मान कितना है? log y, यानी कि मॉडलस log y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। हम मॉडलस का चिन्ह हटाएंगे तो यहां प्लस माइनस आएंगे, प्लस माइनस सी। लेकिन नियतांक देखिए, अब प्लस माइनस सी लिखूंगा तो वो दो माने जाएंगे, हम केवल सी ही लिखेंगे उसे, यानी log y अपॉन एक्स इक्वल टू सी या log y इज इक्वल टू सी एक्स। बिल्कुल सही उत्तर है अगर देखा जाए तो, हम इतना छोड़ सकते हैं, ये उत्तर यहां पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये कहें कि इसे हल करके y का मान ज्ञात कीजिए, ये y का मान नहीं है, ये तो log y का मान है। अगर हमें y का मान निकालना है, क्योंकि देखिए log के साथ जो आधार होता है वो e होता है, बेस इसका जो होता है, तो मुझे अगर यहां से y का मान निकालना है तो मैंने आपको शायद पहले भी इसका नियम बताया है, e की पावर सी एक्स, यानी बेस की पावर में ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर सी एक्स। ये हो गया देखिए इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। देखिए ऊपर वाला उत्तर भी ठीक है और ये भी उत्तर बिल्कुल ठीक है, जो भी शायद बुक में दे रखा हो, मैंने आपको दोनों ही निकाल के दिखाई। log y इज इक्वल टू सी एक्स, बिल्कुल ठीक है उत्तर, और y इज इक्वल टू e की पावर सी एक्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रथम कोटि की अवकल समीकरण, एक ही देखिए नियतांक है, ये मैं आपको देखिए पहचान भी करा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 मैंने लिखा, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है। तो सबसे पहला काम तो देखिए यही होता है, हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो dy अपॉन dx का मान निकालने के लिए किसी एक फलन को हमें पक्षांतर करके दाईं तरफ लेके जाना है। मैं चलिए इसे ही ले जाता हूं, माइनस e की पावर x tan y dx। 8वां 9वां क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको बताए हैं। तो सबसे पहले देखिए dy अपॉन dx का मान निकालना, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस e की पावर x tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y। ये देखिए अब आता है ये चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण ही है या नहीं। अगर इसमें y वाले फलन dy के साथ आ जाएं तो ये चर पृथक्करणीय होगा x वाले dx के साथ, सेक स्क्वायर y बटे tan y। देखिए मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं, सेक स्क्वायर y बटे tan y, ये तो आ गए देखिए dy के साथ, इक्वल टू dx के साथ आएंगे ये। लेकिन मैं इसमें एक काम कर रहा हूं, देखिए अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस से माइनस कटेगा, हमारे पास जो फलन बचेगा वो इस तरीके का बचेगा। ये देखिए आप समझ लेंगे, माइनस मैंने कॉमन लिया, ये फलन चेंज हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये अब ठीक रूप हुआ चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण का। देखिए सही रूप वो यही हुआ। अब दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें इसका समाकलन भी करना है, यानी कि सेक स्क्वायर y बटे tan y dy इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1। इसका भी हमें समाकलन करना है y के सापेक्ष, इसका भी हमें समाकलन करना है। कैसे करेंगे? tan y, ये तो देखिए अभी आके भी चुका था क्वेश्चन इसी तरीके का, tan y को हम t मान लें तो सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dt हो गया। चलिए ये बात मैंने सीधे लिख दी यहां पे, tan y को t मानते हुए। इसमें भी अगर हम इसे कुछ मानते हैं फलन, जैसे u मान लिया, क्योंकि इस पूरे फलन का अवकलन वो देखिए e की पावर x ही आएगा, वो ऊपर आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसे पूरे को u मानता हूं तो ये हो गया du अपॉन u। 1 अपॉन t का समाकलन log t, 1 अपॉन u का समाकलन log u, यानी मुझे नियतांक को भी log c ही लिखना है। अब देखिए log m माइनस log n, अगर हम इसे माइनस में ले लें तो log m माइनस log n, ये हो गया log m अपॉन n इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट नहीं करके दिखाएंगे, वो आपको ऐसे ही लिखना है, यानी मॉडलस t अपॉन u इक्वल टू c। t का मान tan y अपॉन u का मान e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू c।
मॉडुलस अगर हम हटा दें तो tan y इक्वल टू सी इंटू ई टू दावर एक्स माइनस वन। बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, कभी कभी देखिए ऐसा होता है, ये जो सी नियतांक है ये हो सकता है इधर ना देके इधर दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सी को बटे में ले जाएं, एक बटे सी को फिर कोई और नियतांक मान लें तो भी ठीक है। नियतांक देखिए किसी भी तरफ हो सकता है, वो y वाले फलन के साथ भी हो सकता है, x वाले फलन के साथ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखना है जो समाकलन करके फलन आ रहे हैं ये बिल्कुल यही होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हैं वो व्यापक हल के नहीं, वो विशिष्ट हल के हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने लिखा भी है 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। वो विशिष्ट हल देखिए यहां से निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0। लेकिन अभी हमें इस पे देखिए ध्यान नहीं देना, अभी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं। dy अपॉन dx का मान देखिए निकाला बटे में, dy का मान, क्योंकि यहां देखिए फलन ही केवल x का है, ये हो गया देखिए चर पृथक करनी है। और इस चीज के भी देखिए मैंने गुणनखंड करते हुए लिखे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 कॉमन आ गया। ये आप जैसे द्विघातीय के गुणनखंड करते हैं इसके मैंने वैसे ही गुणनखंड किए हैं, बहुत सिंपल है ये। अब देखिए हमें वही लाइन लिखनी होती है, दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर। वो देखिए मैं यहां पे लाइन लिखता हूं, यानी dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। इसका समाकलन तो देखिए कितना हो गया y, क्योंकि ये तो केवल 1 ही माना जाएगा, और 1 का समाकलन y के सापेक्ष y हो गया। अब सोच रहा है हमें इसका समाकलन। ये देखिए मैं आपको पूरी प्रश्नावली करा चुका हूं, ये शायद जो प्रश्नावली है आंशिक भिन्नों वाली, शायद वो 7.5 है, ये उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, उन्हीं में से ही जो मैंने आपको नियम बताए हैं, कोई ना कोई एक नियम इसमें अप्लाई होगा। इस फलन की हमें आंशिक भिन्न ही करनी पड़ेंगी, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब मैंने इसके आंशिक भिन्न कैसे बताई? देखिए आंशिक भिन्न करने से पहले सबसे पहले तो हमें यही चीज सोचनी है, अंश में x की पावर कम होनी चाहिए हमेशा, हर में ज्यादा होनी चाहिए। यहां बिल्कुल ठीक है, अंश में पावर 2 है, हर में पावर 3 है, इसके आंशिक भिन्न हम कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा नियम अप्लाई होगा? ये तो देखिए सिंपल ही गुणनखंड था एक, a अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि यहां केवल x की पावर 1 है, इसके लिए तो देखिए एक ही नियतांक आ गया। लेकिन ये देखिए जो दूसरा वाला गुणनखंड है इसमें x की पावर 2 है, और ये एक ऐसा गुणनखंड है जिसके हम गुणनखंड भी नहीं कर सकते। अगर यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता, इसके गुणनखंड तो नहीं हो सकते। ये ऐसा द्विघातीय गुणनखंड है जिसके गुणनखंड नहीं होंगे खुद के। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी एक ऐसा द्विघातीय पद है जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते, उसके लिए हमें bx प्लस सी लिख के करना होता है, यानी bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। ऐसे पद के लिए हमें bx प्लस सी ही लिखना होगा। अब देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, एलसीएम तो यही आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। यह आता है देखिए। अब एक मेथड तो देखिए ये मैंने आपको जैसे बताया था, x का मान -1 रखेंगे, फिर x का मान अपनी तरफ से रखेंगे, और दूसरा मेथड होता है अगर मैं इसकी गुणा करूं तो कुछ समीकरणें बनेंगी, उन समीकरणों को हल करके हमें एबीसी के मान निकालने हैं। अब देखिए यहां पे तो ऐसा, चलिए मैं आपको सिंपल वाला मेथड ही बताता हूं, इसे मैंने इक्वल टू 0 रखा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1 रखने पर मैंने जितने भी शायद क्वेश्चंस आपको बताए हैं
वो इसी मेथड से बताए थे आंशिक भिन्नों वाले में। x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -1। मैं पूरे समीकरण में x का मान -1 रखूंगा। x का मान -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू 2 2, 2 -1, चलिए मैं सीधा लिख देता हूं क्योंकि x का मान -1 है, तो 2 -1 1 आ गया। x का मान -1 रखा, -1 का स्क्वायर प्लस के 1, 1 प्लस 1 2, 2a। x का मान -1 रखा, 1 -1 0, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, तो 2a इज इक्वल टू 1। ये देखिए सीधा सीधा आ गया, a इज इक्वल टू 1/2। यह आपका पहला नियतांक आता है। अब हम इसे तो 0 अगर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो तो पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हमें इसमें x के कुछ मान अपनी तरफ से रखने पड़ेंगे, लेकिन इसको छोड़कर। -1 हम रख चुके, ये दोबारा नहीं रखेंगे। चलिए मैं अब x इक्वल टू 0 रख देता हूं, x इक्वल टू 0। और शायद देखिए मैंने यही बताया भी था, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक मान तो मिल जाता है यहां से ही, बाकी के मान हमें अपनी तरफ से रखने पड़ते हैं। चलिए x इक्वल टू 0 रख दे, x इक्वल टू 0 रखा, ये 0 होगा, 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया। x इक्वल टू 0 यहां रखा तो 0 प्लस 1 1, 1 इंटू ए हो गया। x इक्वल टू 0 यहां रखा तो ये 0 ही हो गया, 0 प्लस c, ये c ही हो गया, 0 प्लस c, और c इंटू, देखिए x का मान 0 यहां भी रखना है, 0 प्लस 1 1, तो 1 इंटू c, वो c ही हुआ। तो a प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब c इज इक्वल टू -a, यानी c का मान भी निकल आया -1/2। ये देखिए दूसरा भी हो गया। अब बचा b का मान निकालना, फिर हमें एक मान रखना पड़ेगा लेकिन इन दोनों के अलावा। तो चलिए -1 हम रख चुके, 0 रख चुके, 1 और रख देते हैं, x इक्वल टू 1 रखने पर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3, 1 यहां पे रखते हैं तो 1 प्लस 1 2 यानी कि 2a, प्लस 1 यहां रखते हैं तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, चलिए मैंने 2 लिख दिया, और 1 यहां भी रखते हैं तो 1 इंटू b प्लस c। अब चलिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी 3 इज इक्वल टू 2a का मान, 2a का मान देखिए 1 हो गया क्योंकि a का मान 1/2 है, प्लस 2b, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 2c, 2c का मान -1 यानी कि -1 रख दिया, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 2b इज इक्वल टू 3 यानी b इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या है? अब देखिए इस फलन के अगर मैं आंशिक भिन्न करता हूं a अपॉन एक्स प्लस 1, a का मान कितना है 1/2, तो 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1, और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो b का मान कितना है 3/2 यानी 3/2 एक्स, और c का मान कितना है -1/2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसका समाकलन अगर हम करें, 1/2 नियतांक था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग एक्स प्लस 1, प्लस अब देखिए इस फलन का करना है, तो इसे देखिए मैं सेपरेट करके करता हूं। मैंने आपको प्रश्नावली में भी क्वेश्चन बताया इस तरीके का, 7.4 प्रश्नावली, ऐसे फलन को हम सेपरेट करते हुए ही करें। देखो इसके बटे में मैंने लिखा 3/2 एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम t मान के कर सकते हैं, माइनस 1/2 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए, अब देखिए आगे देखते हैं, यानी y इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1, प्लस अब देखिए अगर मैं इसे t मानता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो dx का मान आएगा dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 2 बचेगा वो बाहर आ गया यानी कि 3/4, और बचेगा क्या 1/t dt। ध्यान रखें मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग खुद कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t माने तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन कितना होगा 2x, तो dx की वैल्यू dt अपॉन 2x,
एक्स से एक्स कैंसिल, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, आपका केवल क्या बचा, dt अपॉन टी माइनस, ये तो सीधा tan इनवर्स एक्स का ही सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं, यानी y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log t, और t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस k। मैंने c इसलिए नहीं लिखा, देखिए c मैं यहां यूज कर चुका हूं आंशिक भिन्नों में, इसलिए मैंने वो नियतांक यूज नहीं किया दोबारा। ये तो हुआ देखिए इसका व्यापक हल, इस अवकल समीकरण का जो व्यापक हल हुआ वो तो ये हुआ। लेकिन अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका विशिष्ट हल, y इज इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा देखिए मैं चिन्ह लगा रहा हूं राइट, इसी में हमें y का मान कितना रखना है, 1, और जहां जहां x होगा वहां मान रखना है मुझे 0। तो देखिए x का मान मैंने 0 रखा, तो 0 प्लस 1 log 1 हो गया, प्लस 3/4 यहां 0 रखा, ये भी log 1 हो गया, माइनस 1/2 tan इनवर्स 0, क्योंकि y का मान 1 था, x का मान 0, प्लस की, तो log 1 0 होता है, log 1 ये भी 0 हो गया, tan इनवर्स 0 ये भी 0 हो गया, ये तीनों पर 0 ही हो गए, तो k का मान कितना आ गया, 1। यानी मैं आगे लिखता हूं, देखिए k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये जो हमने k का मान निकाला ये हम वापस इसी में रखेंगे, यानी कि जो व्यापक हल है देखिए आपका उसी में रखना है, यानी y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस k का मान 1। यही हुआ देखिए विशिष्ट हल। जिस हल में यानी जिस व्यापक हल में हम स्वेच्छ अचर को कोई ना कोई मान दे देते हैं, विशिष्ट मान, k का मान यहां विशिष्ट कितना है, 1, तो वो हल जो हो जाता है वो विशिष्ट हल हो जाता है। ये हुआ देखिए विशिष्ट हल। तो ये जो मैंने देखिए आपको क्वेश्चन बताया ये था देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि वो भी शायद देखिए आंशिक भिन्नों का ही है, वो आप होमवर्क में करेंगे। 13 क्वेश्चन देखिए cos dy अपॉन dx इक्वल टू a। अब आपको देखिए 13 क्वेश्चन जो दिया, चलिए मैं थोड़ी हिंट देता हूं यहां पर, cos dy अपॉन dx इक्वल टू a इस तरीके से लिखा है। अब आप लोग सोचेंगे इसे सही कैसे करें, अगर हम cos को इधर ले जाएं तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos इनवर्स a। अब भी ये नियतांक ही है, a नियतांक है तो cos इनवर्स a भी नियतांक, और dx को ले जाएं गुणा में, यानी dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a dx। अब आप दोनों पक्षों का जब करेंगे अपने अपने चरों के सापेक्ष, इसका तो y हो जाएगा, cos इनवर्स के बाहर आ गया, अंदर आपको करना है केवल 1 का समाकलन, क्योंकि cos इनवर्स से नियतांक है, और 1 का समाकलन कितना होता है, x, यानी y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस c। ये मैंने आपको हिंट दी केवल। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x, तो ये भी आप बहुत सिंपली कर सकते हैं, dy अपॉन y इक्वल टू tan x dx। चार पृथक्करण तो सीधे ही हो गए, इसका भी विशिष्ट हल निकालना है। देखिए 11 से लेके जो 14 तक के क्वेश्चन हैं वो विशिष्ट हल वाले ही हैं, इसमें 11 ही सबसे बड़ा था। ये मैं आपको तीनों होमवर्क में दे रहा हूं, 12, 13, 14। अब देखिए 15 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।